लो पहला क्वेश्चन ये रहा, ठीक है। गोल्डन बूट पुरस्कार किस खेल में प्रदान किया जाता है? और फटाफट जो सबसे पहले सही देगा ना उसका नाम लूंगी, बाकियों के नहीं लूंगी, जो पहले देगा उसका लूंगी बस। देखो ऑनलाइन होना है थारा पेपर, हाँ एड्यू सिटी एड्यू करके ना भाई ये अलग तरीके के सवाल पूछ रहे हैं, उनको ध्यान में रख के करवा रही हूँ। पहला सवाल यही है, क्रिकेट में होता है, ठीक है। बी बेसबॉल में होता है, सी हॉकी में होता है, फुटबॉल में होता है। तुम्हें अरे दिमाग लगाओ भाई, देखो गोल्डन बूट यानी जूता, अरे पैरों से जो है कौन सा खेल खेला जाता है? फुटबॉल, फुटबॉल, फुट पैर मारोगे ना बॉल के तो गोल्डन जूता, ठीक है भाई सही से लगा लो ना, जूते मारेंगे लित्तर मारेंगे घराड़े। ईब के इस टाइम सी लगा रहे हो राजू बघेल, भाई फुटबॉल है। अरे गोल्डन बूट पुरस्कार सोने वाला जूता, जो टीम जीतती है उसमें सबसे ज्यादा जिस बंदे ने अपने सुनहरे पैर से गोल मारे होते हैं उसको मिलता है, ठीक। तो भाई यहां पर आंसर आ जाएगा आपका डी फुटबॉल, ठीक। ये रहा सोने का जूता, ठीक। हाँ आप तो कहोगे कि सोने का जूता कोई मारता हो तो मार लो, सोना तो मिल रहा है भाई। सोने का जूता जो है सरकारी नौकरी है, हर महीने तनख्वाह आ जाएगी, सही से लगा लो आंसर, ठीक है। फुटबॉल में सबसे ज्यादा गोल करने वाले को एग्जांपल फीफा वर्ल्ड कप गोल्डन बूट, प्रीमियर लीग होती है भाई एक फुटबॉल की, उसमें गोल्डन बूट पुरस्कार मिलता है, ठीक है। अब दूसरा प्रश्न ये रहा, क्रिकेट में डकवर्ड लुईस विधि शब्द का संबंध किससे है? ए क्षेत्र रक्षण पर प्रतिबंध, बी खिलाड़ी रैंकिंग की प्रणाली है, सी गेंदबाजी गति की भाई गणना होगी, या चौथा वर्षा प्रभावित मैचों में संशोधित लक्ष्य की गणना कर दी जाएगी कि अब ये टारगेट हो गया है डकवर्ड लुईस मेथड के तहत जो है ये वाली टीम को अब इतना टारगेट मिल गया है, इतने ओवर में पूरा करना है। कई बार वो इनकी ऐसी गणना होती है कि जीतती जिताई टीम जो है वो हार जाया करे। तो भैया बताओ क्या आंसर है? भाई देखो ऐसे लिखो, 2 का आंसर ये है, सीधे ABCD लिख देते हो, मुझे समझ में नहीं आती, ठीक है। हाँ ये देसी ब्लॉग प्रियंका तो है ही, ठीक। रुद्र भी सही है भाई, शुभम कुमार, हाँ 2 का डी, तुम्हें बहुत मैच देखते हो मुझे पता है, ठीक है। ये कट तो नहीं रहा है ना कोई भी क्वेश्चन साइड वाइड से, तो वो भी मुझे बता देना। 2 का डी बिल्कुल सही है। इनमें से डकवर्ड तो अभी जो है ना वो 2024 में ही गुजरे हैं, ठीक है। डकवर्ड लुईस, ठीक। डकवर्ड लुईस विधि DL का संबंध क्रिकेट से है। यह वर्षा या किसी अन्य कारण से बाधित सीमित ओवरों वाले मैच, अब ये टेस्ट मैच में नहीं लगता, ठीक है। सीमित ओवर वाले मैच जैसे वनडे, वनडे में कितने ओवर होते हैं वनडे मैच में? T20 में तो पता है भाई 20 ओवर का मैच। ODI वनडे वाला जो होता है उसमें कितने ओवर होते हैं? लिखो, में लक्ष्य संशोधित टारगेट करने की एक गणितीय पद्धति है, 50 होते हैं। हाँ बस मैडम मैच ही तो देखा करें और क्या करें हैं हम, ठीक। अब तुम्हारा खुद का मैच बन जाएगा, ठीक है। अगर ढंग का मैच बिड़ाना है जिनके ब्याह नहीं हो रखे तो भाई पढ़ लो, ठीक। इस 2 सांख्यिकी विदों यानी ये दोनों जो थे कौन थे भाई? ये स्टैटिस्टिशियंस थे, फ्रैंक डकवर्ड और टोनी लुईस, इन्होंने इसको विकसित किया था। इसलिए डकवर्ड लुईस शब्द क्रिकेट स्कोर गणना से संबंधित है। हो गया, 2 क्वेश्चन हो गए। चलो भाई तीसरा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये तो बहुत जरूरी है। योजना का क्या उद्देश्य है? बालिकाओं को बचाना और शिक्षित करना, महिला स्वास्थ्य बीमा कराना, महिलाओं के लिए रोजगार, लड़की की शादी के लिए वित्तीय सहायता, वो तो शगुन होती है, ठीक है। हाँ तो भाई बताओ जल्दी से बताओ ए आंसर। और भाई क्लास में जो है रवि नहीं है, ठीक है। और ये गुरुकुल वाले जितने बच्चे हैं, मैं आऊंगी 12 तारीख वाले हफ्ते में, और तुमने मेरी क्लास नहीं लगाई ना फिर देखना। तो भाई यहाँ पे आंसर जितने हैं आंसर आ रहे हैं, ए बिल्कुल सबका सही आ रहा है, सेविंग एंड एजुकेटिंग गर्ल्स, बिल्कुल ठीक। और इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन सी छोरी को बनाया गया था बताओगे? हाँ हरियाणा की छोरी जिसको इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था, कौन है वो? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, सेव डॉटर एजुकेट डॉटर, 22 जनवरी 2015 में इंट्रोड्यूस हुई। मिनिस्ट्री है, एक ज्वाइंट इनिशिएटिव है, MOWCD यानी मिनिस्ट्री यानी मंत्रालय, महिला और बाल विकास मंत्रालय। MOHFW ये भाई स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। और MOE, अच्छा एक और बात ध्यान रख लेना, शायद तुम्हारे पेपर में आ जाए, एक बात शिक्षा से जुड़ी हुई बात है मगर GS में आ जाती है, देख लो।
जो हमारी NEP है ना, राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है बेटा, वो आई है हमारी कौन सी वाली, तीसरी आई है, ठीक है। और उसमें क्या किया गया है कि आपका ये 2020 में आई, और उसमें ना MHRD मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम चेंज कर दिया गया है। अब क्या नाम हो गया है, अब हो गया है MOE यानी शिक्षा मंत्रालय। ये बात याद रख लेना। साक्षी मलिक कति सही बताई तुमने, बिल्कुल सही। साक्षी मलिक ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई BBBP बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की 26 अगस्त 2016 को। स्थानीय महिला संगठनों, युवाओं की सहभागिता, जिला, ब्लॉक, जमीनी स्तर से जुड़े कार्यकर्ताओं को प्रेरित और प्रशिक्षित करते हुए सामाजिक परिवर्तन की भाई ये व्यवस्था है, ठीक है, प्रोग्राम है, ठीक। अगला क्वेश्चन, वानखेड़े स्टेडियम क्रिकेट मैदान किस शहर में है? मैंने बताया था, आपने नाम नहीं लिया, कोई बात नहीं भाई, रणवीर ईब ले दूं। बताओ बताओ कहां पे है वानखेड़े? बिल्कुल सही। देखो इसमें भी ये देखो, ये टीचिंग वाली लड़कियां भाई, ड्राइवर भाइयों, ये तुम्हें पछाड़ रही हैं, इनका तो पेपर अभी दूर भी है जबकि। तो भाई यहाँ पर बिल्कुल मुंबई में है, ये गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। बहुत मैच वाले क्वेश्चन, क्रिकेट से संबंधित स्टेडियम के, क्रिकेट के नियमों पे बहुत क्वेश्चन देखने को मिले, ठीक है। यहाँ पर अगर हम देखें, वानखेड़े स्टेडियम मुंबई महाराष्ट्र के अंदर है, ठीक है। ईडन गार्डन्स जो है वो कोलकाता पश्चिम बंगाल के अंदर है, ठीक। अरुण जेटली स्टेडियम ये कहाँ पे है? ये दिल्ली में है। इसका पुराना नाम था फिरोज शाह कोटला स्टेडियम, ठीक है। ये अब इसका नाम जो है फिर अरुण जेटली जी के नाम पे रख दिया गया, और अब ये अरुण जेटली स्टेडियम कहलाता है। और ईडन गार्डन्स ये भी हमने पहले देख लिया, कोलकाता में है, ये रिपीट हो गया है, ठीक है। और फिर चेन्नई में कौन सा है भाई? चेन्नई में रह गया ना, चेन्नई में कौन सा स्टेडियम है बताना? चेन्नई सुपर किंग्स, पीले रंग की टी शर्ट पहन के धोनी ने बहुत सारे वहां पे जीते हैं। हाँ, क्या है चेन्नई में कौन सा बहुत बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, उसका नाम बताइए। चिन्ना स्वामी, वेरी गुड अनुराग, ठीक है, चिन्ना स्वामी स्टेडियम। और चेन्नई में मेरीना ब्रिज है, मेरीना बीच है, ठीक है, उसी के पास है ये चिन्ना स्वामी स्टेडियम, ठीक। संजीव सर पहले घुमाते थे तो गई हुई हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। पति को ताने मारने के मौके नहीं छोड़ती है महिला, ठीक। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, पांचवा प्रश्न भाई ये है, किस भारतीय अमेरिकी लेखक ने द नेमसेक लिखी जिसे बाद में फिल्म में रूपांतरित किया गया? अब ये जो है ये कहानी थी कि एक बंगाली दंपति जो होता है वो चला जाता है कहां पर, अमेरिका में सेटल हो जाता है, ठीक है। वो जो बंगाली पिता होता है वो अपने बेटे का नाम जो है भाई वो रख देता है क्या? ये दोनों होते हैं आपके अशोक और आशिमा, बेटे का नाम रख देते हैं वो गोगोल गांगुली। भाई वो इस नाम से बड़ा व्यथित होता है, वो आइडेंटिटी क्राइसिस फेस करता है कि अमेरिका में उसको इस नाम से बड़ा चिढ़ाया जाता है, हंसी मनाई जाती है, तो वो अपना नाम गोगोल से हटा लेता है। मगर फिर उसका पिता गुजर जाता है तो उसको अपनी, वो परेशान है कि मैं भारतीय हूं ना, मैं पूरा भारतीय ना मैं पूरा अमेरिकन, इस द्वंद्व को इसमें दिखाया गया है। झुंपा लहरी ने लिखा है ये, ठीक है। तो यहां पर आंसर आ जाएगा झुंपा लहरी, ठीक। ये फेमस पे हमेशा ही आते हैं सवाल, ठीक है। 5 क्वेश्चन कर लिए, पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है तो प्लीज अभी बता दो, ठीक, क्योंकि इसी तरीके से मैं आगे वाले सेशंस लूंगी फिर, है। शतरंज में चेकमेट शब्द का क्या तात्पर्य है? टक लो भाई। ए, खेल का समापन, बी, अवैध चाल है, या बराबरी का स्कोर ड्रॉ हो गया है, या फिर जो है जीत है, ठीक। बताइए। ये शय और ये मात, ये कहलाता है चेकमेट, ठीक है। तो क्या होता है भाई, अब गेम का हो गया भैया समापन, ठीक। तो 6 का आंसर जो है वो बेटा आपका है ए, एंड ऑफ गेम। एक बार ये क्वेश्चन भी आया हुआ था कि चेस के अंदर ये कितने डब्बे होते हैं, ठीक है, ये 64 खाने होते हैं, ठीक है। और एक बार इंग्लिश में भी आ रखा था, ये देखो ये होते हैं 2 हाथी, हाथी को अंग्रेजी में कहते हैं रूख, ठीक। 2 होते हैं ये घोड़े, ये कहलाते हैं नाइट, घोड़ा 2.5 चाल चलता है, ठीक है। 2 होते हैं ऊंट, वो कहलाते हैं बिशोप, ठीक है। एक होती है रानी, एक होता है राजा। राजा जो होता है हमेशा सीधा सीधा चलता है और टेढ़ा जो है
जो है वो काट सकता है। राजा के पास 1 ढाई चाल होती है, जो वो बिल्कुल फंस जाता है वो तब उसको यूज करता है। रानी ढाई को छोड़कर बाकी सारी चालें चलती है। हाँ ठीक है, ठीक है, मैं ढाई नहीं चलती हूँ, बाकी सारी चालें चलती हूँ ठीक है। और देखिए जो पैदे होते हैं वो कहलाते हैं पॉन्स। ठीक, तो इंग्लिश में भी वर्ड आ जाए तो प्लीज फंसना मत, थोड़ा देख लो, है ना। चलो, गणेश चतुर्थी जो विशेष रूप से महाराष्ट्र में व्यापक रूप से मनाई जाती है, किससे संबंधित है? हाँ, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। ठीक है, गंगा का पृथ्वी पर अवतरण, भगवान शिव और पार्वती का ब्याह हो रहा है, ठीक है, भगवान गणेश का जन्म हुआ है, या कृष्ण का मथुरा लौटना हुआ है। तो भाई यहां पर होता है आपका भगवान गणेश के जन्म उत्सव पर मनाई जाती है गणेश चतुर्थी। तो यहां पर आंसर आपका सी हो जाएगा। अब ये मनाई कब जाती है? अगर मुश्किल आया तो भादवे के घाम में, भादवा अगस्त सितंबर सी में भादवा आता है, ठीक है, उसकी शुक्ल, 2 पक्ष होते हैं, एक चंद्र पक्ष एक शुक्ल पक्ष, तो उसकी शुक्ल की चतुर्थी को मनाई जाती है, इसलिए इसके नाम में देखो गणेश चतुर्थी है, 4th डे, है ना। ठीक, 8th, अब ये एक मुश्किल सवाल है, मैच द फॉलोइंग है, तुम्हारा दिमाग भी घूमेगा, तो भाई लगाओ इसको। भाई ये ना सूचांक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो इनको ध्यान से लगाइए। ग्लोबल इनोवेटिव इंडेक्स यानी वैश्विक नवाचार सूचांक, ग्लोबल हंगर इंडेक्स यानी वैश्विक भूख सूचांक, ग्लोबल पीस इंडेक्स वैश्विक शांति सूचांक, और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। अब ये कौन पब्लिश करता है? 8th का लगाओ थोड़ा। देखो ये वाले क्वेश्चन अब ना सीधे सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन आने थोड़े बंद हो गए हैं, ये मैच द फॉलोइंग ऐसे भी आएंगे, ठीक है। तो हाँ भाई दीपक कैसे हो, लगाओ आंसर। ठीक, 8th का आंसर। देखो एक लड़की तुम सबको टक्कर दे रही है, क्या बात भाई। हाँ, डेली लिया करो क्लास। हाँ कल से डेली लूंगी भाई, सुबह सुबह लूंगी, मगर तड़के तड़क 9 बजे, ठीक। हाँ मेरी क्लास अब डेली आएगी, ये वादा रहा, ठीक। तो अब ये हम 8वें प्रश्न की अगर बात करें तो इसका आंसर जो है भाई वो डी है। सारी चीजों को समझाऊंगी, कोई बात नहीं। हाँ, डी तक कौन कौन पहुंचा पहले तो ये बताओ। देखो ये अनुराग खत्री पहुंचा है, ठीक है, विकास दहिया पहुंचा है। देखो इनका जीके बढ़िया है, इन दोनों बालकों का, वेरी गुड। ठीक, देखो ग्लोबल इनोवेटिव इंडेक्स, ठीक, इसका क्या है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल। देखो नवाचार कुछ होगा, नई चीज बनाएंगे, इंटेलेक्चुअल यानी दिमाग की बात है ना, उसी से कुछ होगा, तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक। भूख वाला इंडेक्स, भाई ये कंसर्न होता है वर्ल्ड वाइड वेल्थ, यहां पर आप ये देखो, कंसर्न वर्ल्ड वाइड वेल्टन हंगर हिल्फे, तो हंगर नाम आ रहा था, इसमें भूख ही आ रहा था, तो भूख को भूख से जोड़ दो, ठीक। ग्लोबल पीस इंडेक्स, ठीक, ये है आपका इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स और पीस, शांति इसमें आ रहा था, शांति से जोड़ते। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, भाई ये यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। और अब भारत कौन से उस पे है वो हमें याद करना पड़ेगा, लिखो, ठीक है। मैम खा रही है, खतरी नहीं है, अच्छा ठीक है भाई। हाँ वो जाट देखने की आदत है, वो खारी को खतरी बन, ठीक है। अनुराग बहुत अच्छे से बताया तुमने, ठीक भाई। अब यहाँ पर अगर हम देखिए वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन WIPO के ग्लोबल नवाचारी इंडेक्स 2025 के अनुसार भारत जो है 38वें स्थान पे है। 139 इकोनॉमिक्स में भारत 38वें पे है। 2020 में भारत 48वें स्थान पे था, मतलब कुछ नए आइडियाज भारत में आए हैं पिछले 5 साल में, तो हमारी रैंकिंग 10 कदम जो है और आगे बढ़ी है, मतलब कि हम जो है अच्छी रैंकिंग पे हो गए हैं, ठीक है। लिख लो भाई इसको, ठीक है। नवाचार में 38, ठीक है। GHI क्या है? GHI एक वार्षिक रिपोर्ट होती है जिसे कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थ हंगर हिल्फे मिलकर जारी करती है। ये देखती है कि भाई ये जो इंडेक्स होता है ये भूख कुपोषण की स्थिति को 4 मुख्य इंडिकेटर्स के आधार पर देखता है। अंडर नरिशमेंट, की खाने को नहीं मिला, चाइल्ड वेस्टिंग यानी कि 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में वेस्टिंग यानी वजन कम होना, 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में स्टंटिंग यानी कि जो उनकी हाइट है ना वो उसके अनुसार नहीं बढ़ रही, 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों का मृत्यु दर, ठीक है।
2025 की जीएचआई रिपोर्ट के अनुसार भारत की रैंकिंग क्या है? 102। कितने देशों में से? 123 देशों में से। तो मतलब अच्छी तो नहीं है। आप खुद देखो, 123 में से हम 102 पे हैं। ठीक, आगे चलते हैं। जीपीआई क्या है? शांति की बात, यानी ग्लोबल पीस इंडेक्स। ये एक वार्षिक रिपोर्ट है जिसे इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस जो है वो तैयार करता है। इसमें 23 इंडिकेटर्स होते हैं जो कि शांति, सुरक्षा, हिंसा, आंतरिक और बाहरी संघर्ष, सैन्यकरण आदि को दिखाते हैं। 2025 में भारत की रैंकिंग जो है वो 115वीं है। मैं एक शॉर्ट्स बना दूंगी ये इंपॉर्टेंट सूचांक और भारत की रैंकिंग का, जो 2025 की है उसको थोड़ा सा देख लेना, ठीक, याद हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है, मानव विकास सूचकांक, ठीक है। ये यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने तैयार किया। ये आधारित है, इसके 3 मुख्य आयाम है कि स्वास्थ्य में, देखो इसमें बताऊं क्या होता, कई बार ये हुआ कि पाकिस्तान जो है उसको एचडीआई में कई बार बेहतर दिखाया, तो बड़ा विवादित रहा था ये। अब यहां पर अगर हम बात करें तो भारत तरोताजा स्थिति ह्यूमन मानव विकास सूचकांक में जो भारत की है वो जो है देखो 193 में हम 130 पर हैं, मतलब बुरे पे ही दिखा रखा है हमें, मतलब हमारे लोगों का विकास नहीं हो रहा भाई। यह स्वास्थ्य, शिक्षा और आय और जीवन स्तर, इसके आयाम पर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स निकाला जाता है। गुड़ी पड़वा त्योहार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अब देखो पहले आया करता था सीधा सा क्वेश्चन, गुड़ी पड़वा त्योहार कहाँ का है? फटाक से तुम जो है तुम्हें महाराष्ट्र याद आ जाता था, लगा देते थे। अब स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आएंगे तो अब लगाओ, ठीक। मैम इंटरनेट खत्म, मैडम का कॉल आ रहा है जी। मेरा तो इंटरनेट किसका खत्म हो गया भाई? देखो अपनी बहनों का इंटरनेट ले लो, अपनी बहूओं का ले लो, अंकल आंटी का ले लो, ठीक है इंटरनेट, मगर क्लास जरूर लगाओगे वरना मैं कतई नाराज हो जाऊंगी, ठीक है। तुम ये बात मानो कि तुम्हारी क्लास के लिए भाई मैंने ना टीचिंग वाले बच्चे बहुत सारे अपने रुसाए हैं, ठीक, वो रूसे हुए हैं मेरे से। उनकी क्लास में पीआरटी वाली मैंने बंद करी है। मैंने कहा भाई इनको जरूर पढ़ाना है, इनको लगाना जरूर है, ठीक है। ये वो मेरे वो जिसे कहते हैं वो शैतान भाई हैं जो जीके को बिल्कुल कतई नहीं करके आएंगे। हाँ तो भाई ये क्या है भाई? इसमें यह चंद्र सौर कैलेंडर पर आधारित हिंदू नववर्ष की शुरुआत का प्रतीक है। वर्ड गुड़ी का मतलब ये है कि एक पवित्र ग्रंथ। परंपरागत रूप से इस उत्सव की शुरुआत सौभाग्य के लिए मिठाई खाने से होती है। अब इसका आंसर जो है भाई वो सिर्फ जो है डी है, ओनली 1 बात सही है, बाकी ये दोनों बातें गलत है। महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा, देखो इस तरीके का ये लोटा सा लगा के इस पे जो है ये आम के पत्ते लगाकर ऐसे करते हैं। और आपने देखा भी होगा गुड़ी पड़वा के दिन जो महिलाएं होती हैं वो आपने देखा होगा वो पगड़ी सी पहन के महाराष्ट्र में और वो पूरी बाइक चलाती हुई रैलियां निकलती हैं, ठीक। चैत्र मास की शुक्ल प्रतिपदा को गुड़ी पड़वा या वर्ष प्रतिपदा कहा जाता है। हिंदू नववर्ष का आरंभ होता है इस दिन, ठीक है, हो गया, ठीक है भाई। आगे, असम में मनाया जाने वाला बिहू पर्व किस अवसर पर आयोजित किया जाता है? ठीक है, 3 तरीके का बिहू, हाँ वो नहीं पूछा, पूछा है टेढ़ा क्वेश्चन। शीत अपनांत यानी विंटर सोल्स्टिस पे, वेलकमिंग टू द न्यू हार्वेस्ट नई फसल का स्वागत पे, अच्छाई की बुराई पर विजय पर, या फिर मॉनसून चला गया है। देखिए मानसून जाने पर, मानसून के तो आने पर हम खुशी मनाते हैं कि फसल, किसान जब मनाएगा कि बारिश आ जाए, है ना, तो ये खेती से जुड़ा हुआ है, ठीक। रुद्र बहुत सही भाई, ठीक है। अनुराग सही है, ठीक, हाँ। तो यहां पर आंसर जो हो जाएगा वो थाराकती सही है, वो तुमने बिल्कुल न्यू हार्वेस्ट वाला सही लगाया है, 10 का बी है। असम बिहू त्योहार भी है और ये डांस भी है, ठीक है। और ये जो गमछा सा पहनते हैं इसको गमोसा कहते हैं। 3 बार बिहू मनाया जाता है। रोगली बोहाग बिहू अप्रैल में, कोगली कात्ती यानी अक्टूबर में, भोगली वो मनाया जाता है जनवरी में, ठीक है। अब आगे अगर हम बात करें बदलती हुई ऋतु और फसलों से, भाई ये रिलेटेड है। अब कैसे हो गया, देखो रोगली होगा, कोई रोगली हो गया, किसी के रोग हो गया मतलब बीमारी हो गया, तो कति उसे कुछ भूख नहीं लगेगी, ठीक है।
वो भोग मतलब उसको खाने के लिए चाहे तुम 156 भोग दो वो कति नहीं खाएगा। ठीक है, तो क्या है, रोगली कति नहीं खाएगा, मतलब कार्तिक और भोगली चाहे कितने ही 56 भोग दो, ऐसे याद कर लेना इस क्रम को। ठीक है, आईटीबीपी 2023 का रिटर्न अभी नहीं हुआ है। ठीक है अनिल, ठीक है आगे, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। भाई ये किताब जो है ये किसने लिखी है? ये महिलाएं जो है ना, इनकी लिखी हुई किताबें, बहुत प्रेम है। जो आप देखेंगे ये किसी भी जो आपकी परीक्षाएं होती हैं तो उनमें खूब पूछते हैं इनको। ठीक है, महिलाओं से प्रेम नहीं है, उनकी किताबों से प्रेम है। इस क्लास की पीडीएफ भाई दे देंगे कति। ठीक है, जो तुम्हारा बैच है उसमें अपलोड करवा देंगे, टेलीग्राम पे भी दे देंगे, बस पढ़ के लग जाओ। ठीक है, ए चिन्नमदा नगोजी अडिची, बी नील गाइमान, सी अरुंधति रॉय, ठीक है, डी मोयान। तो भाई देखो अरुंधति राय है ये। ठीक, अरुंधति राय की ये किताब है। ठीक, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। इसके अंदर भाई ये कहानी सी है और उसमें यही बताया गया है कि भाई हम ना अक्सर बड़ी चीजों की चिंता में छोटी छोटी भावनाएं, छोटे छोटे सपने और छोटे छोटे रिश्तों को कुचलते रहते हैं। तो इसलिए इस किताब का नाम बना द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, छोटी चीजों का देवता, छोटी छोटी चीजों में खुशी छुपी है। ठीक है भाई, है तो इसलिए याद रखना, यानी उन छोटी छोटी बातों का देवता जिन्हें समाज अनदेखा कर देता है। ठीक है, टेलीग्राम संजीव सर वाले पे डाल देंगे भाई, है या नोटबुक एकेडमी में जो है वो अपलोड कर देंगे, जैसा कहोगे संजीव सर से पूछ के करवा दूंगी भाई वैसे ही। ठीक है, हाँ अब ये बताओ फटाफट, कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली मुद्राओं, हस्तचालन और भाव भंगिमा अभिनय के माध्यम से कथा वाचन करती है? ए बिहू, भाई ये तो वैसे भी आपका शास्त्रीय कहाँ से हो गया। कोली नृत्य ये जो है महाराष्ट्र में मनाया जाता है। गरबा ये भी फोक है। तो भाई वैसे भी देखो इन्होंने क्लासिकल लिखा था, इनमें से ये तीनों तो है ही नहीं क्लासिकल, ये तो फोक डांस है। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या हो गया, भरतनाट्यम। तो भाई देखो यहाँ पे आ रहा है ट, ना ट, ट इंग्लिश में आ रहा है भाई ये टी, तो टी से याद रखना तमिलनाडु। ठीक, ये रहा, ये देखो ये ऐसे पूरे एंगल की तरह या नाच होता है। ठीक, हाँ, और एआई आ गया ना आगे और भाई फेमस हो गया, तो फिर ना मैं एआई में जो है एक मेरी एक बड़ी वो थी, मतलब इच्छा थी कि मेरी और संजीव सर की मतलब सारे जितने भी ये ऐसे वो कपल वाली फोटो हर ड्रेस में जो होती है ना वो उसमें हो, तो एआई जनरेटेड कर लेंगे अब। ठीक है चलो, तमिलनाडु, मूल नाम इसका था सादिरत्तम, उत्पत्ति भाई तंजौर में हुई थी इसकी, मुख्य केंद्र है बृहदेश्वर मंदिर। एक बार ये क्वेश्चन आया हुआ है मूल नाम का, तो इसे भी याद रख लेना। 1000 सदी से ये जामितीय नृत्य भी कहते हैं। ज्योमेट्रिकल कैसे हो गया, ऐसे ऐसे, ये हो गया भाई 90 डिग्री। ठीक है, ये 180 डिग्री। ठीक है, ये पूरे डिग्री बना बना के सीधी डायगोनल सर्कल में पूरे हाथ बनाते हैं। दो एस्पेक्ट होते हैं, एक होता है भाई लास्य, है ना, लास्य वो फेमिनिन एस्पेक्ट को दिखाता है ना, और पुरुष जो है भाई वो तांडव करते हैं। ठीक है, हाँ मतलब शिव जी को याद कर लेना, तांडव, तो वो तांडव पक्ष जो होता है वो मेल को दिखाता है। बाकी जो डांस है वो भाई उनके बारे में भी दो चीज बता देते हैं। गरबा क्या है, गरबा, ठीक है, ए ढोलीरा, तो भाई ये गरबा जो है भाई ये गुजरात में किया जाता है, नवरात्रों में किया जाता है, गरबा नाइट्स, है ना। तो भाई यहाँ पर जो है गरबा का अर्थ है गर्भदीप, छिद्र युक्त मिट्टी का बर्तन जिसमें दीप जलाकर जिसके चारों ओर महिलाएं लयबद्ध तरीके से तालियों के स्वर में चक्राकार जो है ऐसे ऐसे करती हैं। ठीक है, और 15वीं सांस्कृतिक विरासत की सूची में इसे यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया। कोली नृत्य, ठीक है, देखो ये वाला, ये मछुआरे जैसे लग रहे हैं। ठीक है, ये वैसे गोवा में भी होता है। ठीक, महाराष्ट्र स्त्री पुरुष दोनों मछुआरों से जुड़ा हुआ है भाई ये कोली नृत्य। ठीक, अब ये बताओ, पारंपरिक खेलों पे सवाल आने का भाई बड़ा वो होता है। हाँ, गरबा जेठ मलाल की बहू ज्यादा करती है। हाँ, औरों की बहू छोड़ो, क्वेश्चन आने देख लो। ठीक है, वरना बहू नहीं मिलेगी जो कवारे हैं, और जिनकी बहू मिल रखी है वो मरेगी। ठीक, हाँ, खो खो में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं और खेल के दौरान मैदान पर कितने खिलाड़ी होते हैं? ए 9 प्लेयर होते हैं टीम में, 9 प्लेयर के 9 के 9 जो है वो
मैदान पे होते हैं। 12 प्लेयर होते हैं, 9 होते हैं फील्ड में। 12 प्लेयर होते हैं, 12 के 12 फील्ड पे होते हैं, 9 प्लेयर होते हैं और 12 फील्ड पे होते हैं। ये कैसे हो गया? ये तो देखो डी तो हो ही नहीं सकता। ठीक, तो अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो 13 का आंसर है आपका बी। एक टीम में 12 खिलाड़ी होते हैं, मैदान पर 9 खिलाड़ी होते हैं। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट ना ये टेबल है, इसको याद करो। रग्बी, ठीक है, रग्बी वो एक बॉल लेके यूं यूं तेज तेज भागते हैं, वो ऐसी सी बॉल होती है, ऐसी सी, ठीक है, ऐसे वो झुट्टे से जो है वो भाजा कर इतने मोटे मोटे है ना, तो वो रग्बी 15। ठीक, फुटबॉल, हॉकी और क्रिकेट में तीनों में 11 हो गए। बेसबॉल और खो खो में भाई 9 हो गए। ठीक है, बेसबॉल जो है वो अमेरिका का स्पोर्ट्स है। ठीक है, वो बेसबॉल एक पतला लंबा सा डंडा होता है, यूं मारते हैं उसको बॉल को और वो चक्राकार तरीके से वो स्क्वायर में घूमते हैं फिर, है ना। जिम्नास्टिक में 8। नेट बॉल, ये भी आपका नेट बॉल ऐसी यू बॉल ऊपर जो होती है उसके स्टैंड के ऊपर से जाती है, तो 7। वाटर पोलो या हैंड बॉल में 7। वॉलीबॉल में 6 होते हैं। बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं लंबे लंबे। ठीक है, बेसबॉल और बास्केट दोनों ही यूएस में बहुत ज्यादा चलते हैं। ठीक, अब यहां पे हम खो खो की बात करें तो चलो एक खो खो में कुल 12 खिलाड़ी एक टीम में होते हैं। मैदान में एक समय में 9 खिलाड़ी खेलते हैं। 3 खिलाड़ी चेंजर, पीछा करने वाले बनते हैं। 6 खिलाड़ी लाइन में बैठते हैं। भाई देखो, एक का मुंह इस तरफ होगा, एक का इस तरफ होगा, एक का इस तरफ मुंह होगा, ऐसे बैठते हैं, है ना, एक दूसरे की तरफ मुंह करके बैठते हैं। मैदान की लंबाई 27 मीटर, मुश्किल आ जाए तो फिर भी तुक्के मार लेना। 27 मीटर, चौड़ाई 16 मीटर, मध्य रेखा 30 सेंटीमीटर चौड़ी और 2 हिस्सों में विभाजित एरिया होता है, चेजिंग एरिया और रनिंग एरिया, कि उससे बाहर चले जाते हैं फिर तो नहीं मानते उसको। अकबर की धार्मिक सहिष्णुता की नीति को क्या कहा जाता था? ये अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि ज्यादातर बच्चे देखना इसका आंसर क्या लगाएंगे। ए जब्त, बी सुलह कुल, सी इक्ता या डी दीने इलाई। ठीक है, नेट बॉल में हाथ के पंजे से खेला जाता है। भाई एक हमने हैंडबॉल खेला था कॉलेज में, मुझे याद है, ऐसे करके खेला था, हम जीते भी थे, मेरा अंडा उसमें। ठीक है, अरे हाँ, ये बिल्कुल जितना डी लगा रहे हैं ना सारे भाई, ठीक, कति गलत है धारा, गलत गलत, रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग। ठीक है, कट गया नंबर। भाई सुलह कुल है, दीन इलाई तो धर्म था जो उसने चलाया था, उसमें कहते हैं नीति कौन सी थी, तो वो थी सुलह कुल। सुलह कुल मुगल सम्राट अकबर का एक महत्वपूर्ण धार्मिक सामाजिक नीति थी, जिसका अर्थ है सबके साथ शांति। अब क्यों क्लास में हो गई है शांति? क्योंकि गलत लगा दिया। सार्वभौमिक सहिष्णुता, ठीक है, सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार। राज्य में धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा देना, किसी भी धर्म के साथ हम नहीं करेंगे भेदभाव। धर्मनिरपेक्षता पे जोर देंगे, लोगों को अपने अपने धर्म का स्वतंत्र पालन करने की अनुमति देंगे। धार्मिक विवादों से दूर रहना। ठीक है, देखो भाई क्लास में कति सॉरी मत मांगना, ठीक है, जो गलत हो उसको लिख लेना क्लास के बाद, क्लास को लाइक कर देना और रोज क्लास में आ जाना, बस ये 3 काम कर लेना। ठीक है, और लग जाओ तो बस बता जरूर देना कि मैडम मैं लग गया। ठीक है, क्योंकि वो तुम्हारा एक मैसेज मेरे लिए और हमारी पूरी टीम के लिए बहुत कीमती है। उससे एक मान के चलो 2 किलो वजन बढ़ जाता है। ठीक है, बहुत खुशी होती है, बस इतना कर लेना, पढ़ लो। ठीक, सॉरी वॉरी छोड़ो, गलत है लिखो। अकबर ने यह नीति दीन इलाई तथा अपने धार्मिक सुधारों के दौरान अपनाई थी। ठीक, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक विश्व के सबसे ऊंचे प्रवेश द्वार बुलंद दरवाजा के लिए जाना जाता है? ठीक है, मिठाई भेज देंगे, भेजोगे क्यों, देने आओगे? भेजी हुई नहीं लूंगी। हाँ हाँ भेज देंगे, हाँ बड़े वो हो रहे हो, दिल्ली में ही लगोगे, दिल्ली में ही हमारा स्टूडियो है। ए फतेहपुर सीकरी, बी कुतुब मीनार, सी हुमायूं का मकबरा या डी लाल किला। है तो देखो यहाँ पर कुतुब मीनार दिल्ली में, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में, लाल किला दिल्ली में, मगर आंसर ये है नहीं। ठीक है, तो भाई ये जो है फतेहपुर सीकरी है इसका आंसर। फतेहपुर सीकरी जो है यह विजय का शहर, 16वीं शताब्दी में अकबर ने इसे बनाया था। बहुत सही भाई, ये आजाद फ्रीडम लड़के ने सही लिखा है। बुलंद दरवाजा, इबादत खाना, दीवाने आम, दीवाने खास, सलीम चिश्ती की दरगाह, मकबरा जो भी है यहां पर है। ठीक है, फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में 1986 ये यूनेस्को की सूची में भी इसको शामिल किया गया था। ठीक है,
16th। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड में एक समुदाय द्वारा किए जाने वाला लोक नृत्य है जिसकी उत्पत्ति कुमाऊं क्षेत्र में हुई थी? अब ये कुमाऊं वाले, ठीक है, और भाई ये नॉर्थ ईस्ट वाले और साउथ इंडिया वाले, ये तो बिल्कुल पूछेंगे पूछेंगे, ठीक, क्योंकि नॉर्थ इंडिया के तुमको सारे आते हैं, उन्हें पता है। ख्याल, ख्याल तो डांस ही नहीं है, ये तो गाने की फॉर्म है। पांडव नृत्य, झोरा, रासलीला, रासलीला तो भाई ये रास रसैया, मुरली मनोहर रास रसैया, वो किसना है? हाँ भैया, वो किसना जो है वो तो उत्तर प्रदेश की गलियों में किसना किसना कर रहा था, तो यहाँ पे ये नहीं है आंसर, ठीक है, ये तो काट दो। ख्याल जो है वो गाने का हो गया। अब ये पांडव नृत्य भी नहीं है, इसका आंसर है झोरा। ख्याल जो है वो है कल्पना, यह हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की सबसे अभिव्यक्तिपूर्ण और कल्पनाशील गायकी है। ख्याल में कलाकार को स्वरों के साथ मनमाने विस्तार की अधिक स्वतंत्रता होती है, ठीक है, आलाप ये सब इसमें होता है, ठीक। पांडव नृत्य, अब ये भी देवभूमि उत्तराखंड में है, ठीक है। पांडव नृत्य ये आपका मेजर फोक डांस है इंडियन स्टेट ऑफ उत्तराखंड का, ठीक है, ये है पांडव नृत्य, मगर ये इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर है झोरा डांस, जो कुमाऊं क्षेत्र एसटी में आते हैं, वही यहाँ पे ये शेड्यूल ट्राइब में आते हैं कुमाऊं जनजाति, और यहाँ पे जो कुमाऊं एरिया के जो लोग हैं, क्योंकि वहां पर देखिए बहुत कटाके की ठंड पड़ती है, हार्ड कपाऊ, ठीक है, और ये यहाँ पर समूह में डांस करते हैं, ठीक है, मेल और फीमेल गोल दायरे में जो है हाथ पकड़कर नाचते हैं, ठीक है, ठीक। रासलीला वृंदावन और मथुरा में उत्तर प्रदेश में प्रचलित भगवान कृष्ण और गोपियों के प्रेम वृत्तांत को दर्शाती है। मैराथन लो मैम इसकी, अगर तुम क्लास में आओगे तभी तो लूंगी, तुम क्लास में ही नहीं आते हो, बताओ। ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, गुड। दिया सलाई पब्लिश हुई थी भाई 2025 में, ठीक है, ये आत्मकथा है, ठीक है, ये किसकी आत्मकथा है? दिया सलाई का मतलब ये है माचिस की तिल्ली, ठीक है, ठीक है, दिया सुलगाने वाली, मतलब अंधेरे को दूर करने के लिए एक रोशनी ही काफी है, ठीक है। हाँ, तो बताओ क्या है? तो भाई ये है आपका कैलाश सत्यार्थी, डॉक्टर सचिदानंद जोशी, सुमेधा कैलाश, रामनाथ कोविंद। तो भाई इसका आंसर बता दो, 17 का लिखो ना, आंसर क्या है? नहीं भाई, यूजर गलत हो गया, ठीक। और शॉर्ट टाइम पे पीडीएफ, पीडीएफ तो दे दूंगी भाई, तुम्हारे लिए बनाया है। हाँ, राजू सही है भाई, सही बताया, राजू का सही है, राजू बघेल। हाँ, प्रियंका का भी सही है, कैलाश सत्यार्थी, कैलाश सत्यार्थी बाल अधिकारों के लिए इतना काम किया है, ठीक। ये दिया सलाई, ठीक है, बच्चों का यौन शोषण ना हो, इससे रिलेटेड एक एक्ट भी है, तुम्हें जब तुम पुलिस में लग जाओगे तो तुम्हें पता होना चाहिए, उस एक्ट का नाम है पॉक्सो, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, ठीक। इन्होंने भाई बहुत काम कर रखा है बच्चों के अधिकारों को लेकर, ठीक। अगला क्वेश्चन, 8वीं अनुसूची में किन भाषाओं को शामिल किया जाए यह निर्धारित करने के लिए किन किन समितियों ने मानदंड बनाने का प्रयास किया था, ठीक है। हाँ हाँ, बताओ भाई। सैन और पटेल कमेटी है, मंडल और शाह कमेटी है। मंडल कमेटी हमें पता है, ये तो आरक्षण से जुड़ी हुई थी, इसको काट दो। वर्मा और कृष्णन कमेटी है, पहवा और सीताकांत महापात्रा कमेटी है। बी तो गलत ही है, तुम सब भी लगा रहे हो, जो गलत है उसको इतनी कॉन्फिडेंस से लगा रहे हो, क्यों भाई करंट मार झटके दे रहे हो? इससे पहले ऐसा ऐसा जीके में मत करो, जो क्वेश्चन जितने करा रही हूँ उतने तो इतने भुंडीतरिया मत तुक्के मार के आना कि जो कमाए कमाए नंबर है वो भी कट जाए, ठीक है। बी नहीं तो मैडम प्रीतम कह रहा है कि सी ले लो, ठीक है, सी लगा देते हैं। थोड़ी देर में वो कहेगा मैडम चलो सी नहीं है तो ए कर देता हूं, ठीक। ऐसा मत करो, ठीक है, मैं समझा देती हूँ ये है क्या। पहवा कमेटी और
सीताकांत मोहपात्रा कमेटी ये बनी थी 2003 में, ठीक है। जब 1996 की कोशिशों से संतोषजनक परिणाम नहीं मिला तो 2003 में नई समिति का गठन किया गया, ठीक है, कि भाई क्या किया जाए ये जो है भाषाओं को लेकर, ठीक। अब यहां पर अगर हम इंट्रो से करें स्टार्ट, पहवा कमेटी भाई वो बनी थी 1996 में और सीताकांत मोहपात्रा कमेटी 2003 में। तो पहवा और सीताकांत मोहपात्रा, ठीक है, ये महापात्रा, ये है इसका आंसर। 18 का आंसर जो हो गया वो डी हो गया। तो ये जो है भाई इन दोनों ने समितियों का मुख्य उद्देश्य था भारत के संविधान में जो 8th शेड्यूल में 22 भाषाएं हैं, ठीक है, नई भाषाओं को भैया किसको शामिल करना चाहिए, निरपेक्ष, स्पष्ट और वस्तुपरक मानदंड उसके लिए निर्धारित करना, ठीक। अगर मैं बात करूं जो पहवा कमेटी थी वो आई थी 1996 में, उसने क्या बात कही कि भाई यदि कोई भाषा कम से कम एक राज्य में ऑफिशियल हो, ठीक है, उसको शेड्यूल की भाषा में ले लेंगे, उस राज्य क्षेत्र की जनसंख्या का सार्थक हिस्सा उस भाषा को बोलता हो, वह भाषा किसी पहले से सूचीबद्ध भाषा की डायलेक्ट या डेरिवेटिव या ना हो, साहित्यिक मान्यता प्राप्त हो, ठीक, उस भाषा को साहित्यिक परंपरा, रिटर्न या लिटरेरी ट्रेडिशन विकसित व स्थापित हो। तो भाई भाषाओं से रिलेटेड जो कमेटी थी, एक तो थी पहवा, ठीक है, और एक सीताकांत महापात्रा, ये आपकी 2003 में आई, ये आपकी 1996 में आई, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस द्वीप को विश्व का सबसे बड़ा आवासित नदीय द्वीप कहा जाता है? ए श्रीलंका, बी माजुली, सी लक्षद्वीप या डी अंडमान? अच्छा क्वेश्चन है, कई जगह देखा है मैंने ये, ठीक है। देखो आंसर ऐसे लगाना, 19 का आंसर ये है, 30 सवाल ही कराऊंगी, ठीक। हाँ 19 का आंसर बता दो भाई, किसकी कितनी मेरिट जाएगी उसका अभी मुझे नहीं पता, ठीक है, वो संजीव सर बता देंगे, मैं क्वेश्चन करा देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर जो है बिल्कुल माजुली सही है भाई, रुद्र का सही है, राहुल का सही है, प्रीतम का सही है, आजाद का कति सही है, वेरी गुड बाल को, ठीक है। माजुली द्वीप, और ये है कहाँ पे ये भी लिख दो, ये माजुली द्वीप है भाई, ये असम में है, ठीक है, ये रहा, ठीक है, आइलैंड इन असम, ठीक। माजुली जिसको मजोली भी कहते हैं, ये लार्जेस्ट रिवर आइलैंड है असम के अंदर, ठीक है, ये जो कि एक नॉर्थ ईस्ट में भारत का स्टेट है, ये ब्रह्मपुत्र रिवर और ईस्ट से में और सुबनसिरी रिवर वेस्ट में और एना ब्रांच ब्रह्मपुत्र की नॉर्थ में उससे घिरा हुआ है, ठीक है। इस आइलैंड में जो रहते हैं वो आपका बहुत मिसिंग, दियोरी, सोनावल, कचारी, ये ट्राइब्स, ये जनजातियां जो है ये रहती हैं। अब यहां पे दे रखा है वन्य जीव स्थल और यहां दे रखा है राज्य। ये अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि यहां पर ये जो दे रखे हैं ना ये एडवांस है थोड़े से, जो कि आपके पेपर में आ सकते हैं, ठीक है। मैम मेरे 60 ही जा रहे हैं भाई, हो जाएगा, ठीक। मैं पूरी प्रयास करूंगी कि जीएस में मेरे पढ़ाए हुए से सवाल आए, ठीक है। मैं खुद भी बहुत सारे क्वेश्चनों को खंगाल रही हूँ, मुझे नहीं पता था इतनी जल्दी जो एग्जाम डेट आ जाएगी, ठीक है, और मैं अपनी तरफ से पूरा देने का प्रयास करूंगी, ठीक है। ए क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क, बी मयूर झारना एलिफेंट रिजर्व, सी तेमरू एलिफेंट रिजर्व, डी चंद्रशेखर आजाद बर्ड सेंचुरी। देखो ये चंद्रशेखर आजाद वाली ये मुझे पता है क्योंकि ये उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर आपका 4 यूपी हो जाएगा, डी का 4। ओहो एग्जामिनर बड़ा तेज है, उसने सबके डी पे 4 लिख रखे हैं, ठीक। तो चलो कोई बात नहीं। तो भाई यहाँ पर आंसर वैसे बी है, ए का 1 है, बी का 2 है, सी का 3 है, डी का 4 है। समझा देती हूँ क्या है। मयूर झरना एलिफेंट रिजर्व, ठीक है, ये जो है ये सदर्न वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में है, जहां पर मिदनापुर, बंकुरा और पुरीला डिस्ट्रिक्ट में घिरा हुआ है। यहाँ पर देखिए मेन ये है ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ रही है और हाथी जो है वो ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट काफी हो रही है, क्योंकि हाथी जो है वो बस्तियों में आ जाते हैं और काफी जो है उत्पात मचता है, ठीक है। जनसंख्या बढ़ने के कारण वो जनसंख्या आगे आगे जंगलों में घुस रही है और ये सब हो रहा है। इसके बाद बादलदार तेंदुआ राष्ट्रीय उद्यान, क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क, ये त्रिपुरा में है। यह राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम त्रिपुरा जिले में सिपाही जला वन्यजीव अभयारण्य,
सिपाही जला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का एक हिस्सा है। ठीक है, यहां पर जो है लंबी पूंछ वाले फेयर के लंगूर, पेरियार लंगूर का भी ये घर है। ठीक है, आगे आ गया लेमरू हाथी रिजर्व। ये जो है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 भारत में हाथियों की संरक्षण स्थिति के लिए लेमरू हाथी रिजर्व जो है भाई चर्चा में क्यों था, क्योंकि छत्तीसगढ़ में ये है और सरकार ने इसका जो है जो 1995 वर्ग किलोमीटर से घटाकर 450 वर्ग किलोमीटर तक रखने का प्रस्ताव दिया था। ठीक है, तो जबकि तो फिर इसको लेकर बड़ी चर्चाओं में ये आया। चंद्रशेखर आजाद बर्ड सेंचुरी जो कि नवाबगंज बर्ड सेंचुरी कहलाती है थी पहले। ठीक है, तो नवाब ही चले गए तो नवाबी भी गई। लोकेटेड इन द उन्नाव डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, कानपुर लखनऊ हाईवे पे। ठीक, यहां पर भाई देखिए लिखा है कि यहाँ पे माइग्रेटरी बर्ड्स का ये हैबिटेट है, बहुत सारे पक्षी आते हैं। ये भी बहुत अच्छा सवाल है करंट का, आज जो है करंट पे बहुत सवाल आ रहे हैं, थोड़ा बड़ा लिख दूंगी अगली बारी। ठीक है भाई, आजादी, ठीक है, मेन पॉइंट लिख दूंगी। ठीक है, कई दिनों बाद जीके की क्लास ले रही हूँ और सच बताऊं तो एकदम से तुम्हारा पेपर आ, मैंने कहा भाई ऐसे तो मेरे भाई को एक अच्छी प्रैक्टिस देनी चाहिए, तो मैंने टीचिंग वाले बच्चों से कहा कि मुझे 15-16 दिन के लिए माफ करो, मुझे इनकी क्लास जरूर लेनी है। ठीक है, तो भाई यहाँ पर अब तो इस क्लास से भरपूर फायदा उठाना। देखो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, दिव्य दृष्टि। दिव्य दृष्टि का मतलब ये नहीं है कि वो पारलौकिक भगवान वगैरह से मिलना, नहीं। देखो ये है आपका जुलाई 2025 में इंडियन आर्मी ने एक हाई ऑल्टीट्यूड टेक्नोलॉजी को दिखाने के लिए एक डेमोन्स्ट्रेशन एक्सरसाइज, ठीक है, जिसमें दिखाते हैं कि सैन्य, हमारा प्रदर्शन नहीं दिखाते हम दूसरे देशों को दिखाने के लिए, देखो हमारे पास ये टेक्नोलॉजी है। ठीक है, दिव्य दृष्टि करी, तो ये कौन से राज्य में हुई थी? ठीक है भाई, इसमें करंट के भी लिए हैं मैंने क्वेश्चन, इसका थंबनेल बदलवा दूंगी। ठीक है, तो भाई ये कहाँ पे हुई? बहुत भाई प्रियंका शाबाश। हाँ, ये आपका इसका आंसर सिक्किम है। देखो केरल में तो कहाँ पर हाई अल्टीट्यूड हो जाएंगे, मतलब जहाँ पे मतलब चोटियां मिलेंगी, है ना? नहीं, अरुणाचल नहीं है, उत्तराखंड भी नहीं है, सिक्किम में हुआ था भाई ये। जुलाई 2025 में भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर ने पूर्वी सिक्किम में दिव्य दृष्टि नामक एक उच्च ऊंचाई प्रौद्योगिकी प्रदर्शन का अभ्यास किया। ठीक है, तो यहां पर युद्ध क्षेत्र में वास्तविक समय में खतरे का पता लगाने और स्थिति जन्य जागरूकता के लिए उपयोग किया जा सके एआई सक्षम सेंसर, ठीक है, वो हुआ मानव रहित हवाई वाहन यूएवी और ड्रोन्स, सेंसर टू शूटर प्रणालियां, ठीक है, ये सब इनको प्रदर्शित करके दिखाया। दूसरे देश वाले देख लो कि हमें हमारे ऊपर नजर डाली तो हमारे पास ये सारी चीजें हैं, इसलिए ये सारी चीजें डेमोन्स्ट्रेशन करी जाती है। ठीक है, न्यूट्रॉन के बारे में कौन सा कथन सही है? अब ये थोड़ा साइंस का क्वेश्चन आ गया। देखो, एक होता है एटम, उसके बीचों बीच में होता है न्यूक्लियस। ठीक है, ये न्यूक्लियस जो होता है ना, ये न्यूट्रॉन जमा प्रोटॉन लेके बैठा होता है, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो नेगेटिव इसके चारों ओर चक्कर काटते रहते हैं। न्यूट्रॉन नहीं है कुछ भी इसमें, तो मतलब नल, नील, जीरो, है ना? दे हैव नेगेटिव चार्ज, नहीं, नेगेटिव चार्ज तो इलेक्ट्रॉन में होता है। ये न्यूट्रल होते हैं, हैवियर होते हैं, प्रोटॉन से भारी होंगे। भैया ये जीरो हो के प्रोटॉन जमा वाले से, प्रोटॉन होते हैं जमा वाले, उनसे भारी कैसे हो जाएंगे? इनमें पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज तो प्रोटॉन में होता है, प से पॉजिटिव, प से प्रोटॉन। ठीक है, हाँ, अगला न्यूट्रॉन्स अलोंग विद प्रोटॉन्स, ये सब एटॉमिक पार्टिकल जो कि इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एवरी एटम मिलते हैं, ये मैंने आपको समझा दिया। भारत में गरीबी उन्मूलन के उद्देश्य से बनाई गई नीति SGSY का पूर्ण रूप यानी उसकी फुल फॉर्म क्या है? सिंपल सी, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, स्वच्छ ग्राम स्वरोजगार योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम समृद्धि योजना, स्वाभिमान ग्राम सुरक्षा योजना। सारे बिल्कुल एक जैसे से दे दिए कि बच्चे हो जाएं कंफ्यूज। 23 का आंसर बी, बिल्कुल शुभम का, ठीक है, सचिन का, रुद्र का, तीनों का गलत है एक साथ। ठीक है, AR बॉय भाई शाबाश छोरे, कति सही, प्रीतम नहीं, राहुल गलत। ठीक, हाँ राहुल तो गलत को भी 3 बार लिख रहा है, नहीं वो नहीं है, इसका आंसर जो है भाई ए है, आजाद फ्रीडम ने सही दिया। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना है भाई ये,
SGSY। यहां पर अगर हम देखें स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ठीक है, SGSY एक ग्रामीण स्वरोजगार योजना है जिसे 1 अप्रैल मूर्ख दिवस हो गया 1999 में लोगों को अच्छा मूर्ख बनाया कि भाई हम जो है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार दे रहे हैं, ठीक है। इस योजना का मुख्य लक्ष्य था जो BPL से नीचे रहने वाले परिवारों को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के माध्यम से गरीबी रेखा से ऊपर लाना। अब जो है भाई ये 1999 में शुरू तो हो गई, मगर अब इसे पुनर्गठित किया गया। और हमारे देश में एक परंपरा रही है, जो भी सरकार आती है अपने जो पुराने फॉर्मल लीडर्स होते हैं उनके नाम पे योजनाओं के नाम बदल देती है, तुम्हारा जीके बढ़ा देती है, हम जैसों का भी बढ़ा देती है। तो अब इसका नाम हो गया दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, ठीक है। अब इसके अंतर्गत इसको डाल दिया है, ठीक, जो कि DAY NRLM कहलाता है। अगर DAY NRLM की फुल फॉर्म आ जाए तो वो भी लगा देना, दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन, यदि कोई आयु पिरामिड का आधार विस्तृत है, ठीक है, और वो रैपिडली ऊपर की ओर जा रहा है, ठीक है, तो ये क्या दिखाता है? नॉन स्टेशनरी पॉपुलेशन है, रिग्रेसिव जनसंख्या घट रही है, प्रोग्रेसिव जनसंख्या बढ़ रही है, स्टेशनरी तो होगा वो यूं का यूं बना रहेगा, रेक्टेंगल जैसा होगा, ठीक है। तो यहां पर बताओ, हाँ बिल्कुल सही, इसका आंसर सबने बिल्कुल सही दिया है। ये आपका प्रोग्रेसिव पॉपुलेशन को दिखाता है। देखो एक्सपेंसिव रैपिड ग्रोथ, यही बोला ना, जिसका ब्रॉड बेस होता है, ठीक है, और नैरो टॉप पे होता चल जाता है, कि इसका मतलब है कि हाई प्रोपोर्शन यंग की है, प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल यानी जो प्रजनन करने वाले लोग हैं अभी, और बहुत ज्यादा मतलब ऐसे युवा लोग हैं जो बच्चे पैदा कर रहे हैं, ठीक है। और जैसे आप देख सकते हो रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ युगांडा, पार्ट्स ऑफ अफ्रीका, इनमें बहुत ज्यादा है। स्टेशनरी स्टेबल ग्रोथ, जैसे US में, सम EUs में क्या हो गया है कि बहुत ज्यादा बच्चे पैदा नहीं हुए, तो मतलब जो है स्टेशनरी सा एक रेक्टेंगल जैसा हो रखा है, मतलब जवान भी उतने, बुढ़े भी उतने, बालक भी उतने ही, है ना। कॉन्स्ट्रिक्टिव डिक्लाइनिंग होती है कि मतलब वृद्ध पॉपुलेशन ज्यादा हो रखी है जहां पे, जैसे जापान, जर्मनी, साउथ कोरिया, बच्चे बहुत ही कम पैदा करे, ठीक है, ये किसी एक जनरेशन ने, मतलब एक दशांक में। तो फिर क्या होगा, जो बुजुर्ग, जो धीरे धीरे जो बुजुर्ग लोग हैं उनकी मात्रा ज्यादा होती रहेगी, ठीक। ये टाइप्स ऑफ पिरामिड, ये एक्सपेंसिव है, ये कॉन्स्ट्रिक्टिव है, और ये स्टेशनरी है, ठीक। 16 जून 2025 को निकोसिया की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को साइप्रस, एक मतलब देश है, उसके किस सम्मान से अलंकृत किया गया, जिसका नाम वहां के प्रथम राष्ट्रपति के नाम पर था। अब देखिए मोदी जी गए हुए हैं बहुत सारे देश, ठीक है, और वहां पर जो है उनको सम्मान मिलते हैं बहुत सारे, तो जीके भी बढ़ जाता है। तो अब यहाँ पे ये जो है साइप्रस, ठीक है, इस देश में, ये यूरोप में तो नहीं आता, मगर ये वहां पे थोड़ा नीचे की ओर है, ठीक है, यूरोप से थोड़ा सा नीचे की ओर, मतलब इसकी क्लाइमेट वैसी ही है लगभग। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो क्या है भाई बताओ। अब ये देखो याद करना पड़ेगा, घबराओ मत, ठीक। 25 का आंसर पहले तो बता दूं, इसका आंसर ए है, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मैक्रियोस 3, ठीक है। ये रहा, ये खबरों में भी आया भाई 16 जून को, इस गर्मियों में जब तुम सोच रहे थे दिल्ली पुलिस ड्राइवर की भर्ती कब आएगी, आओगे तुम कब आओगे, फिर वो भर्ती ऐसी ले मैं संजना आ गई, ठीक है, फिर एकदम से एग्जाम की डेट आ गई, और एग्जाम की डेट ने कहा धप्पा, ठीक है। जब से सबको झटका ही लगा हुआ है, ठीक। मुझे तो मैं सच बताऊं, मेरे को स्कूल जाना होता उस टाइम, ठीक, मैं स्कूल पे 10 मिनट लेट गई, मैंने पानी वानी पिया, मैंने कहा, फिर मैं वापस आई, संजीव सर की तबीयत ठीक नहीं थी उस दिन, तो मैंने कहा मैं आई, मैं फिर पानी वानी पी के बोलकर फिर मैं गई। जब से मैं भी खुद ऐसे हूं कि धप्पा तो इन्होंने हमें भी कर दिया। प्रेसिडेंट ऑफ साइप्रस एच ई निकोस क्रिस्टोडोलियर, अरे भैया पूरा मुंह हिल गया, दोबारा बढ़ते हैं। प्रेसिडेंट साइप्रस का एच ई निकोस क्रिस्टोडोलिडेस, ठीक है,
उन्होंने कन्फर किया भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को साइप्रस का ऑनर द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मैक्रियोस 3। ठीक है, एक बार और ना भाई मेरे बस की नहीं है। ठीक ठीक है, दे दिया ऑर्डर भाई। ये ग्रैंड क्रॉस, ये इस तरीके से क्रॉस क्यों कह रहे हैं, ये रहा क्रॉस। ठीक है, ये क्रॉस, तो भाई ये ऑर्डर ऑफ माक्रियोस 3 ये एस्टैब्लिश हुआ था 1991 में। जो फर्स्ट प्रेसिडेंट था साइप्रस का, मकारियोस, मक्कार आईओएस का फोन यूज कर रहा है, मक्कार आईओएस, ऐसे याद कर लेना, मक्कार आईओएस 3। ठीक, पहला साइप्रस का प्रधानमंत्री, उसके वो उसी के नाम पे रखा गया और इससे जो है मोदी जी को सम्मानित किया गया। ठीक है, लो भाई अगला, जून 2025 में जारी सतत विकास रिपोर्ट के 2025 संस्करण के अनुसार सतत विकास लक्ष्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सूचकांक में भारत की रैंकिंग क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। बताओ बताओ। देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट मैं बताती हूँ, एक आए थे सहस्त्र शताब्दी लक्ष्य, वो थे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स जो हमें हासिल करने थे। ठीक है, 2015 तक, मगर वो हासिल नहीं हुए। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ठीक, अगर ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की अगर मैं बात करूं तो भाई ये जो थे फिर ये आए 2015 में और इन्होंने कहा कि चलो 2030 तक हम इन्हें हासिल कर लेंगे। ठीक, इसके अंदर जो है 193 सदस्य देशों ने इस पर हस्ताक्षर किए, भारत ने भी कर रखे हैं। ठीक, इसमें 17 लक्ष्य और 169 उद्देश्य हैं। मैं टीचिंग वाले बच्चों को खूब पढ़ाती हूँ ये वाला, क्योंकि इसमें ना नंबर जो 4 है ना वो शिक्षा वाला है, तो उनके पेपर में आ जाता है, तो मैं बता देती हूँ। पहला है गरीबी उन्मूलन, दूसरा है भुखमरी से मुक्ति, तीसरा है उत्तम स्वास्थ्य और खुशहाली, चौथा है सर्वोत्तम शिक्षा, पांचवा लैंगिक समानता, छठा स्वच्छ जल और साफ सफाई, सातवां सस्ती और प्रदूषण मुक्त ऊर्जा, आठवां उत्कृष्ट श्रम और आर्थिक विकास, नौवां उद्योग नवाचार और बुनियादी सुविधाएं, 10वां असमानताएं कम करना, 11वां सतत शहर और संतुलित समुदाय, 12 उत्तरदायित्व पूर्ण खपत और उत्पादन, 13 जलवायु परिवर्तन कार्रवाई, 14 जलीय जीवों की सुरक्षा, 15 थलीय यानी जो लैंड पे जो एनिमल्स हैं उनकी सुरक्षा, 16 शांति और न्याय और सशक्त संस्थाएं, 17 लक्ष्य हेतु भागीदारी। अब इसके अंदर जो भारत जो है वो 2025 के अंदर 167 देशों में से 99वां स्थान प्राप्त कर रखा है। मतलब देखो शतक से एक पहले, हम शतक मारते तो और बेकार होता है ना, क्योंकि जितना पीछे होंगे उतना तो बेकार है। तो भाई हम 99 पे हैं, एक नंबर से बचे हुए हैं। ठीक है, तो 99 यहां पे आंसर लगा दो ए। भारत में निम्नलिखित में से कौन से पारंपरिक नृत्य रूप में सज्जित छड़ियों के जोड़े का उपयोग किया जाता है? हाँ ठीक है, और ये नवरात्र के दौरान ये डांस होता है, भांगड़ा। नवरात्रों में भांगड़ा पाजी भंगड़ा काय करेंगे। ठीक है, डांडिया, डंडे हो गए 2, तो डांडिया ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो कोली, कोली नृत्य भी हमने किया था, है ना, वो मछुआरों वाला, वो ऐसे ऐसे डांस भी है ना। तो बिहू, बिहू जो है बिहू जो है असम का है। ठीक है, झटका जरा सा महसूस हुआ एक, उस वाले गाने में जो है भाई कैटरीना कैफ जो है वो बिहू डांस कर रही होती है। ठीक है, वो तुम्हारे लिए भी है, झटका जरा सा महसूस हुआ एक, दिल्ली पुलिस का पेपर आ गया एकदम से। तो भाई यहाँ पे डांडिया रास गुजरात की अगर हम बात करें, ये ऊर्जा युक्त रोचक नृत्य है, पॉलिश की हुई छड़ियां होती हैं, डांडिया होते हैं। इसमें दुर्गा तथा महिषासुर के बीच छद्म युद्ध को दर्शाया जाता है। ऑपरेशन ब्रह्मा 2025 के तहत भारत द्वारा म्यांमार को किस प्रकार की सहायता प्रदान की जा रही है? ठीक है, ए फाइनेंशियल असिस्टेंस, बी मेडिकल असिस्टेंट, सी डिजास्टर रिलीफ मटेरियल, मानवता भरी एड, सर्च और रेस्क्यू की टीम भेजी गई है, या फिर सिर्फ हम तो भोजन भेज रहे हैं? तो बताइए 28 का आंसर क्या होगा? इसका आंसर है भाई सी, ये सारी चीजें दी है भाई हमने। आपदा राहत सामग्री, मानवीय सहायता, खोज और बचाव दल। ऑपरेशन ब्रह्मा,
ऑपरेशन ब्रह्मा एक डिजास्टर रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन है जो कि भारतीय सरकार ने 2025 में म्यांमार में जो भूकंप आया, ठीक है, तो उसके लिए जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ठीक है, सर एस जयशंकर ने अनाउंस किया था, इंडिया इनिशिएट करेगा इस ऑपरेशन को। 28 मार्च 2025 को ये शुरू हुआ था। करंट का ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये आसान क्वेश्चन है। किसे भारत का इस्पात शहर कहा जाता है? ए पिलानी, बी अंकलेश्वर, सी जमशेदपुर या डी इंदौर। इंदौर तो बहुत साफ सुथरी सिटीज में आता है मध्य प्रदेश में। ये जो है भाई ये है आपका जमशेदपुर, ठीक। अच्छा, तो यहां पर अगर हम देखें तो स्टील सिटी ऑफ इंडिया जमशेदपुर कहा जाता है, जो झारखंड में स्थित है, ठीक है, झारखंड में। कंफ्यूजन हो जाता है, छत्तीसगढ़ मत लगाया ना, है ना, झारखंड में है। इस शहर को यह उपनाम इसलिए मिला क्योंकि यह भारत के प्रमुख औद्योगिक केंद्रों में से एक है। यहाँ टाटा स्टील का मुख्यालय है जिसकी स्थापना जमशेद जी टाटा ने की थी, तो इसलिए नाम जमशेदपुर हो गया। जमशेदपुर की स्थापना 1907 में जमशेद जी टाटा ने की थी। यह भारत के पहले नियोजित औद्योगिक शहरों में से एक है। बड़े पैमाने पर भाई यहाँ पर इस्पात उत्पादन, औद्योगिक बुनियादी ढांचों के कारण भारत में एक महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र है ये, ठीक है। शिट, आंसर दिखा तो नहीं। अच्छा, किस किस ने वो फैमिली मैन सीजन 3 देखा है? ठीक है, किसी ने फैमिली मैन सीजन 3 देखा है? अच्छा, अभी तो देखना मत, पेपर के बाद देख लेना, ठीक। उसमें जो है भाई ये वाला डांस स्टार्टिंग में दिखा रहे हैं, हॉर्नबिल महोत्सव। संजीव सर ने जब देखना शुरू किया था, जब तक तुम्हारी एग्जाम डेट नहीं आई थी, ठीक है, मैंने शुरू कर रखा था, मैं फिर हमेशा चला के छोड़ देती हूँ, फिर वो बाद में देखते रहते हैं। तो उसमें ये हॉर्नबिल डांस कर रहे होते हैं, ठीक है, तो वहां पे नागालैंड का है ये, हाँ, और भाई ये कल से शुरू होने वाला है। बिल्कुल सही, वेरी गुड प्रियंका, ठीक है। तो ये हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है ये आपका नागा जो है, 30 का आंसर जो हैगा सी रहेगा, नागालैंड में मनाया जाता है। 10 दिनों तक चलने वाला त्योहार है भाई, कल से शुरू हो रहा है ये, ठीक। और किस्मा धरोहर गांव में सभी जनजाति के लोग इकट्ठा होते हैं। वेशभूषा, शास्त्रों, तीरों और कमानों तथा अपने कुनबे की विशिष्ट पगड़ी पहनकर प्रदर्शन यहाँ पे करते हैं। तो उसमें स्टार्टिंग में ये हॉर्नबिल डांस दिखा रहे होते हैं, तो वो नागा का जो चीफ होता है वो संधि करने वाली होती है, ठीक है, फिर उनकी हत्या हो जाती है। फिर मैं सारी कहानी अभी नहीं बताऊंगी, ठीक है।